जय हिंद बच्चों। तो फिजिक्स का हम कर रहे थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 66 तक ऑलरेडी करवा रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें आपके पास एक फिगर गिवन है, फटाफट देख लीजिए इसमें से और कुछ क्वेश्चंस उसके के थ्रू आपसे जो है वो पूछा गया है। तो ध्यान से थोड़ा सा समझते जाइएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आपके पास कुछ फिगर्स गिवन है। फिर पहले में कहा जाता है अरेंज द फॉलोइंग पेंडुलम्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन्हें हमें अरेंज करना है। तो ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा कब होती है और कम कब होती है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर आपको वो चीज पता नहीं चलेगी तो आप उसे अरेंज नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल सी बात है, राइट। तो कब ज्यादा कब कम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर सिमेट्री और नॉट सिमेट्री का जो केस है वो आपके पास है, वो सिर्फ समझना है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं, ये एक ऐसा बेसिकली स्फेयर है जिसके अंदर फील्ड है मरकरी, जिसके अंदर क्या फील्ड है मरकरी, और कंप्लीटली फील्ड है, आपको साफ साफ दिख रहा है। और क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, बेसिकली सेंटर ऑफ मास जिसे हम बोलते हैं, वो एग्जैक्टली यहाँ पे लाई करेगा सेंटर पे, विच इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। दूसरी चीज आप इसको देखें, हॉलो है, अगेन इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपके पास लाई करने वाला है, राइट। तो इस वाले की और इस वाले की, इन दोनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होने वाला है। इट मींस दिस टू शेप्स आर एक्चुअली सिमेट्रिक, राइट, पूरी तरह से सिमेट्रिक है। और अगर सिमेट्रिक है तो उसके जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई कर रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होंगे, और अगर एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है तो उनकी बिल्कुल सेम सेम होने वाले हैं। तो एक्स और जेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास एग्जैक्टली इक्वल होने वाले हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। अब हमारे पास एक वाई है और एक हमारे पास यहाँ पे जेड है ना, एक वाई है हमारे पास और एक हमारे पास जेड है। तो अब बात आती है कि इन सब में से मतलब इन दोनों के बराबर होंगे, लेकिन इनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक वाई आता है, एक हमारे पास जेड आता है। दोनों में हमारे पास वाटर फील्ड है, एक में कम फील्ड है, एक में ज्यादा फील्ड है। तो इन दोनों में से ज्यादा सिमेट्रिक की तरफ कौन है पता है? ये वाला, यहाँ जिसमें ज्यादा फील्ड, ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा सिमेट्रिकल बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इसकी आ जाएगी आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके पास ये वाली चीज बच गई, खत्म बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज थी। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अच्छा, ये वाले इसी को बना रखे, कुछ अलग नहीं है। दूसरे में कहा जाता है इफ पेंडुलम जेड इज इनिशिएटेड इनटू ऑसिलेशन व्हिच पेंडुलम अमंग द अदर्स विल एग्जिबिट द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अगर हमने जेड को इनिशिएट किया, इनको मैं हटा देता हूं, अगर हमने जेड को इनिशिएट किया है ना, ऐसे मान लो कि ऐसे पकड़ के ऐसे करके छोड़ दिया, तो इन सब में से कौन जो है वो वाइब्रेट होना शुरू कर देगा हायर एम्पलीट्यूड से। तो जो सिमेट्रिक होंगे, याद कीजिए, जिनकी लेंथ सेम होती थी जनरली वो रेजोनेंस में आ जाते थे। हमने आपको साउंड वाले चैप्टर में ये कंसेप्ट क्लियर करवाया, और रेजोनेंस का कंसेप्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे तो लेंथ सबकी सेम ही है भाई, तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। आगे बात समझ में? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये और ये आपके पास क्या होने वाले हैं, दोनों के सेम है, जिसकी वजह से अगर आपने एक्स को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो रेजोनेंस में जेड आ जाएगा, अगर जेड को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो उसके साथ एक्स आ जाएगा आपके पास रेजोनेंस में। कोई दिक्कत नहीं भाई, अगले में जो रीजन पूछा आपके पास रेजोनेंस ही हो जाने वाला है। ठीक है, डन, ओके ग्रेट। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। इसमें हमसे कहा जाता है कि इन फिजिक्स लेबोरेटरी कुछ कुछ चीजें गिवन है, ए और बी, विथ मासेस रेंजिंग फ्रॉम 10 ग्राम टू 50 ग्राम आर यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द रिस्पेक्टिव हीट कैपेसिटीज। ओके, सब्सिक्वेंटली, तो ये इस ग्राफ में आपके पास एक ग्राफ जो दिख रहा है उसके किसके किसके बीच में आपके पास एक हीट कैपेसिटी एंड अनदर वन इज योर मास, इन दोनों के बीच में आपके पास ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जाता है, कहता है ग्राफ इज प्लॉटेड डिपिक्ट दिस। पहले में कहता है प्लॉट ए ग्राफ इलस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ हीट कैपेसिटी एंड मास है। अब हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि किसके बीच में हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी HSC। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरा किसके बीच में हो, मास के बीच में। कोई दिक्कत भाई? नॉर्मल सी बात है, ध्यान समझिएगा। ये रहा A और ये रहा आपके पास B। अगर एक मास को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, मास को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं, मास को फिक्स कर दिया, तो B की हीट कैपेसिटी इतना ही है,
और लेकिन ए की हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि ए की जो हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है, तो ए को आप ऊपर रखेंगे और मास के साथ हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा इस तरीके से। तो ए ये हो गया आपके पास ए, वहीं पे बी क्या आपके पास कम थी उससे लगभग यहां के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से देखो मास आपके पास कांस्टेंट रहने वाला है ना सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास सेम रहता है आपके पास जब भी आप मास को क्या करते हैं चेंज करते हैं। दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशन को समझिएगा, ठीक है। यहां पे अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि हीट कैपेसिटी वेरी कर रहा है मास के साथ, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता मास पे कि कितना अमाउंट ऑफ मास है आपके पास। आराम से वो क्या रहता है आपके पास एक पर्टिकुलर मटेरियल पे डिपेंड करता है, और वो सिंपली आपके पास क्या रहते हैं इस तरीके से आपके पास सेम सेम रहते हैं। चाहे आप मास को कितना ही बढ़ा रहे हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी उतना ही बिल्कुल फिक्स रहने वाला है। जैसे कि वाटर का है, चाहे वो 100 ml वाटर है या फिर 100 लीटर वाटर है, वो बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। ठीक उसी तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। चलें आगे। दूसरे में कहा जाता है विच मटेरियल इज रिलेटिवली ए बेटर कंडक्टर। तो कंडक्टर कौन सा अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी। तो यहाँ पे ए और बी में से बी की कम है, तो ये रिलेटिवली ये क्या रहेगा, ज्यादा बेटर कंडक्टर होता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे से ये चीजें ना कुछ माइंड में हमें रखना होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे। ओके फाइन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें रखी गई हैं और इसको एक बार अच्छे से रीडिंग ले लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे ये मेरे पास नॉर्थ हो गया, ये मेरे पास साउथ हो गया, है ना। यहाँ पे एक हम कॉइल रखते थे जो कि जनरली रिलेटेड होता था किससे, या तो मोटर से या तो जनरेटर से। याद आया, मोटर या फिर जनरेटर से ये वाली जो चीज आपके पास वो रिलेट करता था। फिर यहाँ से हमारे पास करंट जाता था, है ना, ऐसे करके। फिर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड होता था नॉर्थ से लेकर साउथ तक। फिर हम यहाँ पे पता करते थे कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाकर कि किस तरीके से हम जो फोर्स के डायरेक्शन है वो हम पता कर लेते थे, बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करके। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हमसे कहा गया है कि अगर इस सेटअप में हमने स्विच को ऑन कर दिया तो यहाँ से करंट जाना शुरू कर देगा भाई, यहां से क्या करेगा, करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसको सेटअप को भी बिल्कुल सेम ऐसा ही समझना है कि ये वाले जो सेटअप है वो यहां से इस तरीके से रखा गया है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, और करंट यहां से इस तरीके से जा रहा है, करंट यहां से इस तरीके से जा रहा है। तो हमें इस सेटअप में हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर पता करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो भी वेट को बैलेंस कर रहा है आपके पास कंप्रेशन बैलेंस है यहाँ पे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो वो पूछा गया है। तो फटाफट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ होता है, तो इसको तो ऐसे ही रखने वाला हूं। करंट का डायरेक्शन क्योंकि ऐसे ही रखेंगे, इस तरीके से तार जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर रखना, अंदर की ओर। तो ये इधर जा रहा है और ये अंदर की ओर करंट का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो ये और भी ज्यादा कंप्रेस होगा, जब कंप्रेस होगा तो इसका जो वेट होगा वो आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब भी हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो कंप्रेशन बैलेंस व्हेन वी क्लोज द, तो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पे जो वेट आपके पास दिखा रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट। अगली चीज, हाउ विल दिस ऑब्जर्वेशन चेंज व्हेन वी इंक्रीज द करंट इन द सर्किट। अगर आप करंट सर्किट में इंक्रीज कर देते हैं तो याद कीजिए आपके पास अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता था, मैग्नेटिक फील्ड जो होता था, वो भी आपके पास चेंज हो जाता था। याद आया, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। दूसरे में कहते हैं नेम द रूल यूज टू कम टू द कंक्लूजन इन ए। पहले पार्ट में आप कौन से रूल का यूज किए कि आप अपने कंक्लूजन पे पहुंच पाए, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। आई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल यहाँ पे डायग्राम से मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ओल्डर टाइम की बात है, मतलब अब नहीं, अब तो हमारे पास ऑटोमेटिक जो डोर्स होते हैं वो आने लग गए। पहले के टाइम पे क्या करते थे, गेट को एक एंड से कैसे समझो, इसमें अच्छे से तो दिखा नहीं रखा इन्होंने, ठीक है, समझाते हैं। जैसे कि एक स्प्रिंग टाइप का हमने कुछ लिया, रस्सी लिया, इसको समझिए कि ये आपके पास एक गेट है, ठीक है ना, इसको आप समझिए कि ये आपके पास एक क्या है, गेट है, ठीक है। मान लो इसको हमने ऐसे करके यहाँ पे हमने एक रस्सी बांध दिया है और इसी के इस गेट के इस साइड लाकर हमने यहाँ पे कुछ भी लटका दिया, इस तरीके से लटका दिया है। तो इस गेट को जैसे आपने धक्का दिया, यहाँ से इस वाले पोर्शन से धक्का दिया,
तो ये क्या हुआ, खुल गया और आप अंदर चले गए, और ये थोड़ा सा साइड से लटका हुआ है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ से बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी जाने में, तो अंदर चले गए। उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो ये क्या करा वापिस, जैसे आपने यहाँ पे धक्का दिया तो ये चीज ऊपर उठ गई, क्योंकि ये वाली पिच अंदर की ओर जा रही है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और जैसे आपने छोड़ा तो ये वापिस ये नीचे आ गया, ये रस्सी से बंधा हुआ था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब आपने धक्का दिया तो ये ऊपर चला गया, और आपने जब छोड़ दिया तो अपने आप नीचे आ गया, मतलब आपने ओपन किया और आपने छोड़ दिया, और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोज हो गया। तो इस प्रिंसिपल को हम यूज करते थे पहले के टाइम पे, अब तो हमारे पास ऑटोमेटिक डोर्स हैं, वो हमारे पास आने लग गए। इस चीज को, इस पूरे सेटअप को हम टम्ब्रेल के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो वही चीज कहता है, एक्सप्लेन हाउ द टम्ब्रेल हेल्प्स टू क्लोज द डोर ऑन इट्स ओन। अपने आप ये जो टम्ब्रेल है वो गेट को कैसे बंद कर देता था, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। तो आप क्या बताओगे, वेन एवर वी पुश द डोर, है ना, वी अप्लाई टर्निंग इफेक्ट, है ना, टॉर्क लगाते थे, एंड दैट टॉर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इन दिस व्हाट एवर इट वाज एक्चुअली वेट कह लीजिए, ये वेट पहले कम हाइट पे था, अब ये ज्यादा हाइट पे चला गया तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी था ऑलरेडी था, लेकिन जब आपने यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट दिया तो ये और भी ज्यादा ऊपर चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया ना, क्योंकि आपने हाइट इसकी बढ़ा दी, mgh होता है, याद आया ना, हाइट पहले इतनी थी, ये ऊपर चला गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, आपने छोड़ दिया नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल का भी यूज हो रहा है जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, या फिर इसको बोल सकते हैं आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो प्रिंसिपल है उसको हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब टॉर्क का भी कंसेप्ट लगाकर बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +5 डायोप्टर, capital D here represents diopter which is the SI unit of basically power in terms of length, ध्यान रखेगा। एक तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर होता है, उसका जो SI यूनिट होता है वो आपके पास WATT वॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डायोप्टर होता है, has an object placed at a distance of 50 cm in front of the lens। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं फटाफट कॉन्वेक्स लेंस, और इसके हमें पावर दे रखी है +5 डायोप्टर। इसका मतलब यहां से पावर का फॉर्मूला लगाकर आप इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा किस में निकलता है, मीटर में, ठीक है। चलो तो यहां से आप क्या कर सकते हो, फोकल लेंथ मीटर में निकल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/5 एंड इट विल टर्न्स आउट टू बी 0.2 मीटर। और चाहे आप सेंटीमीटर में लाना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली जो दूसरी जो डिस्टेंस गिवन है आपके पास वो आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। चलिए कहता है स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज बना है उसका नेचर क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। एक बार ये चीज देख लेते हैं, एट अ प्लेस ऑफ 50 सेंटीमीटर रखा है, इसके फोकल लेंथ कितनी है अभी पता चल जाएगी आपको। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया, मान लेते हैं O है, ठीक है ना, यहां से यहां तक आपके पास मान लेते हैं फोकस है, और यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, C1 हो गया इस साइड का, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा भाई, इसमें ये आपके पास फोकल लेंथ है विच इज 20 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है वो कहां पे रखा जा रहा है 50 सेंटीमीटर पे, तो ये 20 और यहां तक 20 40, और तो ऑब्जेक्ट को लगभग यहां पे रखा जा रहा है U को, ये U हो गया विच इज 50 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में -50 लोगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, तो इसका जो नेचर है वो क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए नेचर इसके केस में सिर्फ एक ही केस में चेंज होता है, हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, लेकिन लास्ट वाले केस में ये वाला फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तब जाकर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। याद आया ना, ये सारी चीजें हमने आपको करवाया हुआ है, राइट। लेकिन ये तो इससे बहुत ज्यादा पीछे रखा हुआ है, तो हमेशा इधर आप कहीं भी रखेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपके पास मिलकर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द डेफिनेट डिस्टेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस द ऑब्जेक्ट शुड मूव सो दैट द इमेज इज नॉट सीन। तो अब हमसे कहता है ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं दिस इज ए एंड बी, तो ए और बी को हम लेंस की तरफ या फिर लेंस से दूर कहां पे प्लेस करें, कहां पे मतलब लेकर जाएं कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो हमें दिखे ही ना, दिखना ही बंद हो जाए। तो उसके लिए आप दो केस बना सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान समझिएगा। दो केस में आपके पास दिखेंगे। पहली चीज, इस ऑब्जेक्ट को आप ले जाए कहां पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ले जाए। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेकर जाएंगे तो यहां पे कहीं पे फोकस पे आपके पास इमेज बनेगी जो कि इतनी ज्यादा डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, कि आपको दिखाई ही नहीं देगा, समझ ही नहीं आएगा। दूसरा केस है, आप इस वाले को
एग्जैक्ट फोकस पे लाकर पटक दीजिए, फोकस पे, क्योंकि जब फोकस पे लाते हैं तो हमारी जो इमेज बन रही होती है वो आपके पास बनती है इन्फिनिटी पे। सारे रे डायग्राम्स को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, सारे के सारी चीज आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे, तो ये दो केस हो सकते हैं आपके पास, जहां पे एक इन्होंने कुछ बोला है ना, डेफिनेट डिस्टेंस बोला है, तो ये वाला केस आप फर्स्ट वाला नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप यहां पे डेफिनेट डिस्टेंस का केस पूछा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना टुवर्ड्स और अवे लेकर जाना है, बट इस केस में तो हम इन्फिनिटी पे ले गए, तो डेफिनेट डिस्टेंस नहीं हुआ ये, राइट। लेकिन दूसरा वाला केस, यहां से यहां तक अगर लेकर जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से लेकर यहां तक कितना बच गया, 30 सेंटीमीटर। सो इफ यू move this object towards the lens 30 centimeter, then it will come at the position of focus, and इस वाली जो पोजीशन पे आपके पास जो इमेज निकल कर आएगी वो इन्फिनिटी में मिलेगी, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, और यही क्वेश्चन की जो है मांग वो है। आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जिसको रे डायग्राम आता होगा ये क्वेश्चन खुद भी समझ लिया होगा, बाकी रे डायग्राम नहीं आता है तो हमने आपको पूरा का पूरा जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं सभी कंप्लीट करवा रखे हैं, तो प्लीज जाकर देखिए और रे डायग्राम को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द डायग्राम बिलो शोज अ बल्ब कनेक्टेड बाय ए डुअल कंट्रोल स्विचेस, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, अब इसमें हमसे कहा जाता है विच ऑफ द सर्किट विल बी एबल टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द बल्ब यूजिंग बोथ द स्विचेस। ठीक है, यहां पे आपके पास जो स्विच है जो आपके पास ड्यूअल कंट्रोल स्विच है, जो जनरली स्टेयरकेस के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो हमसे कहते हैं कि यहां पे है और यहां पे, इन दोनों में से किसको हम ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हैं। देखो इधर जैसे नॉर्मल देखा होगा आपने, ऐसे स्विच बोर्ड रहता है, ऐसे दबा देते हैं नीचे की तरफ तो ऑन हो जाता है, ऊपर की तरफ तो ऑफ हो जाता है। तो वही केस रहता है यहाँ पे, बस सर्किट इनकम्प्लीट रहता है उसे हम कंप्लीट कर देते हैं या फिर इनकम्प्लीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये न्यूट्रल वायर है, या यहां तक आ रहा है, तो न्यूट्रल वायर को नोटिस कीजिए ये वाला, और दूसरा ये वाला लाइव वायर है आपके पास, नहीं ये वाला लाइव वायर था और ये वाला आपके पास न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन अगर आप देखें तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो 100% ये बल्ब जो है आपके पास ग्लो नहीं कर रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो ये आपके पास लाइव वायर है और ये आपके पास न्यूट्रल वायर था, दोनों कनेक्शन में है, तो यहाँ पे बल्ब जो ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ग्लो कर रहा है कौन सा ग्लो नहीं कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सर्किट जो है आप मतलब ठीक है ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है, ध्यान समझेगा। अगर मैं इसका कनेक्शन किसी तरह से लाइव वायर के साथ जोड़ दूं तो हो जाएगा, तो यहां से स्विच को ऑन करूंगा, टिडिंग करके नीचे की तरफ दबा दूंगा, तो ये वाला इसके साथ आकर कनेक्शन में भिड़ जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, या फिर यहां से टिडिंग करके कर देंगे नीचे की तरफ तो यहां से आकर कनेक्शन हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट से, दोनों स्विचेस से हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले कहा जाता है एट ए प्रेजेंट इन विच सर्किट इज बल्ब ग्लोइंग, प्रेजेंट में कौन सा ग्लो कर रहा है, अभी तो बता दिया ये वाला है ना। चलो नेक्स्ट है, इफ वी इंटरचेंज द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन सर्किट बी विल द सर्किट वर्क। दूसरे में कहता है अगर हमने न्यूट्रल वायर को लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया और लाइव वायर को हमने न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या बल्ब ग्लो करेगा। यहां पे बच्चों को बहुत ही ज्यादा जो डाउट है वो रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि सर हमेशा जो ये जो डिवाइसेस होने चाहिए वो किससे कनेक्टेड होने चाहिए, लाइव वायर से या फिर न्यूट्रल वायर से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सर्किट सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपने लाइव को न्यूट्रल बना दिया और न्यूट्रल को लाइव बना दिया उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए बस। दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, एक का 0 होता है, एक आपके पास हमारे घर के अकॉर्डिंग 220 होता है भाई। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक सर्किट अबव एंड आंसर द फॉलोइंग दैट क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इफ वी इंक्रीज द करंट इन द अबव सर्किट यूजिंग ए रियोस्टेट विल द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर डिक्रीज और इंक्रीज। ध्यान समझिएगा, अगर हमने इंक्रीज कर दिया करंट किसमें, सर्किट में, यूजिंग रियोस्टेट। अच्छा रियोस्टेट क्या होता है पता है ना, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। रियोस्टेट की एक बॉक्स होती है जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सर्किट में रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना जो रेजिस्टेंस है उसमें हमें देना है। ठीक है ना, उसके लिए देखो इधर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा है, उसमें एरो से इसको मैंने क्या कर रखा है, काट रखा है, तो वो बता रहा है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा।
तो कहता है रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं, करंट, देखो रेजिस्टेंस को अगर आप चेंज कर रहे हो तो करंट भी चेंज होगा, रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ा रहे हो तो करंट कम हो जाएगा, करंट को कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस जो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि इंक्रीज द करंट, मतलब रेजिस्टेंस को कम किया गया है सर्किट में। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो अगर मैं रियोस्टेट का यूज करके करंट को ही बढ़ा दिया, करंट को बढ़ा दिया, तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, ये चीज समझनी है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वोल्ट मीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले क्या रीडिंग दे रही थी और बाद में क्या रीडिंग देगी। ध्यान से समझिएगा, ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर है वो किससे कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है। सबसे पहली जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे वो यही ऑब्जर्व करनी है, ये जो वोल्ट मीटर है वो सेल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, इसका मतलब ये जो वोल्ट मीटर है वो किसकी रीडिंग बता रहा होगा, सेल की बता रहे होगा, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। सेल की अगर मान लो कि 3 वोल्ट की रीडिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ईएमएफ नहीं बोलते, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि सर्किट अभी यूज में था। अगर मैंने करंट बढ़ा दिया तो यहां से और भी ज्यादा करंट का अमाउंट जो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट मीटर, उसकी जो रीडिंग होगी वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ओम्स लॉ को यूज करने की कोशिश करते हैं कि सर करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, लेकिन मैं तो तुम्हें उल्टा कह रहा हूं। अब मेन चीज यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, भाई हमने क्या करा यहाँ पे, रेजिस्टेंस को तो कम भी करा है ना, बताओ हाँ या नहीं। हमने करंट को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस को कम भी तो किया है। ओवरऑल करंट हमने बढ़ाया, दैट्स फाइन, बट रेजिस्टेंस को भी उसके अकॉर्डिंग हमने कम कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वोल्ट मीटर है उसमें आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझने जाएंगे तो नो डाउट आपका रिजल्ट जो ओवरऑल निकल कर आएगा वो वोल्टेज बढ़ रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, तो कम होगा कि बढ़ेगा उसमें थोड़ी सी बहुत आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। बट अगर आप नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मल जनरल समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे आपके पास पहले कुछ अमाउंट में करंट जा रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा होगा, धीरे 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 एक टाइम आएगा 0 हो जाएगा। तो मैं करो करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में निकाल रहा हूं, मैं करंट क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में निकाल रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग क्या हो जाएगी वहां पे, वोल्ट मीटर में कम हो जाएगी ना भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो दूसरे में कहता है गिव अ रीजन फॉर आप कहता है इसमें आप क्या करो, हमें रीजन दे दो। अब रीजन में क्या दोगे पता है, ऐसे कर दो, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो ईएमएफ माइनस आई टाइम्स आर होता है। सुना कभी ऐसा, जब यूज हो रहा होता है तो आपके पास कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके, या फिर ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर कर लो, मर्जी आपकी। तो यहां से निकालोगे तो यही चीज निकल कर आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई बात समझ में। अब इस वाले रिलेशन में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो करंट है आई वो आप बढ़ा रहे हो, वो आप बढ़ा रहे हो। इंटरनल रेजिस्टेंस आप चेंज कर ही नहीं सकते, वो उसका होता है क्या नाम है, सेल का, वो तो आपके पास फिक्स है आपके पास। तो अगर ये वाला आपने बढ़ा दिया, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया, तो आप एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा ईएमएफ भी आपके पास फिक्स ही रहेगा। तो मान लो ये वाला 10 था, माइनस का पहले करंट मान लेते हैं कि 10 था और ये वाला मान लेते हैं 1 था, तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। लेकिन अब बाद में यही वाला केस को मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, ये फिक्स रहेगा, माइनस करंट को आप 20 कर दिए और ये वाला फिक्स रहा आपके पास, तो ये कितना आ गया, माइनस का 10 हो गया। तो बताओ मुझे पोटेंशियल कम हुआ या नहीं, 0 से माइनस 10 चला गया। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए कि अगर करंट को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल जो ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो आपके पास कम हो जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला लिखकर ये ऐसे एग्जांपल देकर आप रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक। दूसरे में कहता था प्रेजेंट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 2 वोल्ट, मतलब यहाँ पे आपकी जो रीडिंग है, अब की जो रीडिंग है वो 2 वोल्ट है, मतलब पहले कुछ और हुई होगी, मतलब ईएमएफ कुछ और होगी, अब हमारे पास 2 वोल्ट है। एंड द करंट इन द सर्किट इज 0.8 एम्पियर। अब का जो करंट है वो 0.8 एम्पियर है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास 2 एम्पियर है। 2 वोल्ट है, एम्पियर क्यों भाई, गलत, ठीक है ना। अब इसमें कहा जाता है कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम्स 1 वोल्ट। बाद का हमसे बोलता है पोटेंशियल ड्रॉप निकालो जब करंट कितना हो जाता है आपके पास, 1 एम्पियर, ठीक है। चलो पहले वाला वो निकाल लो पहले, तो क्या काम नाम है इसका, पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा इसमें ये वाली चीज गिवन, ये एक बहुत अच्छी बात है दे रखी, वरना हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ईएमएफ आपको पहले से गिवन है, तो ईएमएफ कितना था, 3 वोल्ट था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 2। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसी को तो कह रहे हैं कि पहले ईएमएफ था 100% था, उसमें से कितना गया, बाद में कितना बचा आपके पास, 2 वोल्ट, तो ड्रॉप कितना हुआ 1 वोल्ट से, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो गया यहां से वो हो गया 3 - 2 दैट इज 1 वोल्ट।
पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया आपके पास 1 वोल्ट आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आगे ध्यान समझिएगा। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि द करेंट इन द सर्किट इज 0.8 एम्पियर, ठीक है। अब कहता है अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप तब कैलकुलेट करना है जब सर्किट में जो करंट हो जाए वो आपके पास 1 एम्पियर हो जाए। तो पोटेंशियल ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है वो I टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, I टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो क्या आपको पता है I कितना है, 1 एम्पियर है। क्या आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, नहीं पता। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले निकाल लो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां से V इज इक्वल टू I टाइम्स R, यहां से R निकल जाएगा। V कितना दे रखा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना था इनिशियली 1 था, डिवाइडेड बाय में ये करंट दे रखा है 0.8 हो जाएगा, इज इक्वल टू R। इसको यहां पे हटा देंगे, काट देंगे तो 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 ओम आ गया, 1.25 ओम, 1.25 और वोल्टेज सॉल्व कर दिया तो 1.25 वोल्ट आ गया। ये आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। कोई प्रॉब्लम भाई? नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो भाई आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी से आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो है। तो इसमें देख लेते हैं, कहा जाता है पवेल टुक एन अर्दन पॉट, ओके, विच वाज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब यहां तक पूरी तरह से भरा हुआ था पानी से। और बताया द अर्दन पॉट वाज कॉनिकल इन शेप एंड केप्ट विथ इट्स एपेक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको दिख रहा है ये वाली जो पॉइंट होती है उसको हम एपेक्स बोलते हैं, वो नीचे की तरफ करके रखा हुआ है इसको। बाद में हमसे कहा जाता है इफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द अर्दन पॉट इज 12 सेंटीमीटर, टोटल जो हाइट दे रखी है आपके पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये वाली 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे हमसे कहा जाता है वेयर डज इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई। तो अगर ये पानी से भरा हुआ है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी। हमने आपको जो समझाया ना ऐसे समझाया कि ये आपके पास कॉनिकल शेप है, ये सॉलिड है, चाहे किसी चीज से फिल्ड हो पूरी तरह से होनी चाहिए, और ये आपके पास हो गया हॉलो हो गया। तो हमने आपको बता रखा है कि इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो थोड़ी सी नीचे लाई करती है फ्रॉम द बेस, और इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉलो की थोड़ी सी आपके पास ऊपर लाई करती है। आई बात समझ, थोड़ी सी इसके नीचे लाई करती है। तो अगर इसकी टोटल हाइट आपके पास h होती थी, इसके टोटल हाइट h होती थी, तो आपके पास h/4 जो है वो आपके पास होता था इसका फॉर्मूला, और h/3 होता था आपके पास इसका फॉर्मूला। याद आया? और ये फ्रॉम बेस होता था, हमेशा ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की ओर, बेस की तरफ। लेकिन इसको हमने उल्टा कर रखा है, और ये सॉलिड है तो h/4 ही आने वाला है आपके पास। तो h/4 तो मतलब 12/4 कितना हो गया आपके पास, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे लाई करने वाला है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द, इसके लिए बेस होगा लेकिन फिगर के लिए टॉप है, तो यहां से यहां पे, या फिर एपेक्स से 9 बोल दो भाई, यहां से लेकर यहां तक 9 सेंटीमीटर, खत्म बात। तो बोल दो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द एपेक्स, बात खत्म, ठीक है, डन, ओके। दूसरे में कहा जाता है पैवल फॉर ऑल द वाटर फ्रॉम द पॉट, हाउ विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स ओपन एंड और टुवर्ड्स इट्स एपेक्स। तो यहां से आप समझ सकते हैं अगर ये हॉलो हो गया, सारे पानी खाली कर दिए, तो ये टुवर्ड्स एपेक्स शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है, टुवर्ड्स एपेक्स। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, Pavel wanted to grow a plant in a, so he filled it completely again with some soil. What will be the new position of its center gravity? तो इनिशियल ग्रेविटी, इनिशियल वाला आ जाएगा, मतलब यहाँ वाला एपेक्स से 9 सेंटीमीटर वाले पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि अब की बार फिर से हमने उसे सॉलिड बना दिया, बात खत्म, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। आइए आगे की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द मास ऑफ द ब्लॉक P is 5 kg, ओके। तो ये जो ब्लॉक है आपके पास मास इसका 5 kg दे रखा है, इसको मूव कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे AC, लेंथ आपके पास 8 मीटर है, एंगल आपके पास 30 डिग्री है विथ हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू मूव इट थ्रू द इंक्लाइंड प्लेन AC, ओके फाइन। और इसमें हमसे कहा जाता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स along the inclined plane पूछा हुआ है हमसे, ध्यान समझिएगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसके अबाउट पूछा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल लेने की जरूरत नहीं भाई, क्योंकि उसके अबाउट ही पूछ रखा है आपके पास। तो फोर्स हो गया आपके पास 50 न्यूटन एंड ये हो गया 8, 50, 60, 200, तो 200 न्यूटन आपके पास यहाँ पे, जो न्यूटन नहीं जूल कह दो क्योंकि वर्क डन आ गया ना अभी। बाद में कहता है find the gain in potential energy of block P if it is directly lifted to C from the ground। तो अगर कहता है ग्राउंड से अगर हमने डायरेक्टली C पे इसको लिफ्ट कर गए होंगे तो इसकी कितनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी। पोटेंशियल फॉर्मूला आपको पता है mgh, तो m कितना आपके पास 5 kg था, g कितनी है 10, हाइट मालूम क्या, ये वाली हाइट लेनी भी ध्यान से, ये वाली हाइट
क्या आपको पता है ये वाली हाइट? नहीं पता तो निकाल लेते हैं ना भाई। एबीसी देखो ट्रायंगल है ये वाली, परपेंडिकुलर ये हाइट है h ले लेते हैं, हाइपोटेनियस पता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया? साइन थीटा। So it will be sin 30 degree and we know that sin 30 is 1/2, so it will be approximate yeah 1/2 और यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो h की वैल्यू आ गई 4, तो 4 हो गया। तो कितना हो गया? 5 चौके 20 है ना, 5 चौके 20। तो ये भी कितना हो गया? गेन 200 वो भी आ रहा है, 200 ये भी आ रहा है। कैसे मजा आएगा? नहीं मजा नहीं आ सकता। ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या बोला था वो एक बार चेकआउट कर लेता हूं मैं। थ्रू इट्स इंक्लाइंड प्लेन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इधर तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया आपके पास 50 हो गया 8 8 5 40। ओहो यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 8 बोल दिया, ये आपके पास मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई थी। 400 जूल जो आपके पास आने वाला है वर्क डन। देखो मुझे कैसे पता चल गया कि ये गलत हो गया, मैं आपको समझाते, ध्यान समझिएगा। हमने ये नॉर्मल वर्क डन कराई है, इंक्लाइंड प्लेन पे है, किसी ना किसी पे रखा हुआ है आपके पास। बाद में पोटेंशियल हमने सीधा ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आपके पास 200 जूल आया हुआ है, बट वर्क डन तो हमने 400 जूल करा हुआ है। तो अगले में देखो क्वेश्चन में पूछा है, कहता वी नोट द पोटेंशियल गेन ड्यू टू वर्क। तो आपने एक बार आप रीडिंग ले लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ क्या पूछा है और यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। उसमें पूछा है भाई ऐसा है, आपने वर्क डन करा 400 जूल, लेकिन आपका जो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 200 जूल। तो ऐसा क्यों? इसमें क्यों डिफरेंस आया? तो इसके पीछे का रीजन होता है, जब आप वर्क डन कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है टू ओवरकम द फ्रिक्शन फोर्स। तो आपने यहाँ पे वर्क डन जो लगाया 400 जूल का लगाया है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही डबल आपने, ठीक है ना। तो पूरा डबल वर्क डन, आपने को ज्यादा काम करना पड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे। आपके पास एनर्जी उतना ही है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास सिर्फ 200 जूल आया। जो हमारे पास यूजफुल वर्क डन आया ना, यूजफुल वर्क डन जो आप बोलेंगे वो आपके पास सिर्फ 200 जूल होगा। 200 वेस्ट हो गया फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास 5 हो गया। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की, ठीक है। इसमें हमसे कुछ चीजें कही गई हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें कहते हैं कि ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से हमने ड्रॉप कर दिया ट्रेडिंग करके। इट इज गिवन दैट ये तीनों इक्वल है, तो ये वाला भी h है, ये भी h है, ये भी h है, ए बी बी सी सी डी तीनों इक्वल है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन प्लेस इज जी, यहाँ पे पूरे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ भी है जी है, कहीं की भी बात कर रहे हैं, चाहे मून हो, मार्स हो, जुपिटर है, सैटर्न हो, कहीं की बात कर सकते हैं, नॉट ओनली अबाउट द अर्थ। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इस वाले पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? mgh, तो m ले लो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई? mgh। m की जगह कुछ बोला है, मास m बोल रखा है, g की जगह g बोल रखा है। हाइट कितनी हो गई? यहां से यहां के अकॉर्डिंग, वैसे तो हाइट लिखेंगे तो आप AD लिखकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन AD की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 3h, तो 3mgh हो गई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास दूसरे में कहता है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी वाले पॉइंट पे हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, इस वाले पॉइंट पे। तो जब हमने यहां से बॉल को ड्रॉप किया है तो ये नीचे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ना धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये वाली चीज हमने आपको करवाया हुआ कहां पे मालूम है? कि जब छोड़ रखा ऊपर से तो नीचे जब आ रहा है तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता था, है ना। v स्क्वायर वही तो हमें निकालनी, इनिशियली वेलोसिटी 0 होगा, 2 ऐसे रहेंगे, g की जगह आपके पास g हो गया, हाइट की जगह यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया हमने? 2h, तो यहां से v स्क्वायर की जगह क्या हो गया आपके पास? 2g, 2 2 जा 4 हो गया, 4gh हो गया, 4gh हो गया वेलोसिटी की जगह। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? हाफ m v का स्क्वायर। तो ये हाफ ऐसे रहेगा, m ऐसे रहेगा, v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास? नॉट इसका स्क्वायर, सिर्फ 4gh, क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू है वो, तो 4gh। इससे इसको काट देंगे 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 2mgh। कितनी हो गया आपके पास? 2mgh। आई बात समझ में? कुछ गड़बड़ तो नहीं करती भाई? देख लो अच्छे से, हाफ m v का स्क्वायर 2as, s की जगह हाइट कितनी होगी? वहां से यहाँ पे आ रहा है तो 2h आ रहा है। तो दोनों का जो सम हुआ हमेशा सेम ही होना चाहिए, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, वो चीज आपको ध्यान समझना है। तो 2 of mgh आया है इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, सही आया क्या? यहां से यहां तक आ रहा है h, यहां से यहां तक आ रहा है h। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 2mg, हाँ बिल्कुल सही है, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों सही है। देखो इधर
अगर पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी 2 mgh आया, कितना आया 2 mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है टोटल, तो कितना था 3 mgh था, 3 mgh था। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ मुझे, सिर्फ mgh है, h है यहाँ पे, तो mgh और 2 mgh हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी आपके पास टोटल उतना ही आनी चाहिए, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 3 mgh था, 3 mgh था, वहीं पे काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे 0 था, टोटल एनर्जी कितनी हो गई 3 mgh। तो इसका सम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं थे कि आप इससे के अकॉर्डिंग ही निकालो, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि भाई यहाँ पे मतलब यहां तक mgh है, यहाँ पे mgh है पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, तो काइनेटिक एनर्जी 100% कितनी होगी 3 mgh 2 mgh सॉरी 2 mgh, ताकि टोटल एनर्जी कितनी हो जाए 3 mgh, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 77। एक एग्जीबिशन में बॉयज ऑफ सेकेंडरी स्कूल मेड 2 टाइप्स ऑफ पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप्स क्या होते हैं मालूम है ना, किसी भी ओवर द टॉप देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओवर द टॉप देखने के लिए, जैसे आप मान लो पानी के अंदर है, पानी से बाहर सरफेस पे देखने के लिए हम जनरली पेरिस्कोप्स का यूज करते हैं। इन वन ऑफ द पेरिस्कोप्स ऑर्डिनरी ग्लास वाज यूज्ड एज द रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, तो नॉर्मल ग्लास का यूज किया था रिफ्लेक्ट करने के लिए, while in the other prism was used when Anushka put her eyes on the eyepiece of periscope, she saw that image formed in one of the periscopes was quite bright while in the other was it a little blurred। तो देखो ब्लड किस में दिखेगा, जिसमें आपने नॉर्मल ग्लास यूज किया है, लेकिन जो प्रिज्म होता है प्रिज्म वो आपके पास कंप्लीट एकदम तगड़े तरीके से जो आपके पास इमेज है वो बिल्कुल ब्राइट क्लियर दिखाने वाला है, ठीक है। चलो भाई, इन विच ऑफ द टू पेरिस्कोप्स मिरर या फिर प्रिज्म अनुष्का सॉ द ब्राइटर इमेज, किसमें प्रिज्म में, रीजन क्या होगा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सभी के सभी इमेज रिफ्लेक्ट करे, रेज रिफ्लेक्ट करे, जिसकी वजह से इमेज ब्राइटर दिखा। व्हाई इज वन ऑफ द इमेज ब्राइटर देन द अदर, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 78 देखते जाइएगा, आसान है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पहले में क्या पूछा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पूरी रीडिंग ले लीजिएगा आप लोग, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। AB पे ये जो आई है ना, आई आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, सिंपल काम करना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये आपके पास 90 डिग्री पे है, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। चलो भाई, ये वाला ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना बच गया टोटल, ये 132 था, देख लीजिए आप अच्छे से, ये टोटल एंगल 132 है, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, तो ये वाला 90 था, तो ये कितना बच गया 42, क्योंकि टोटल 132 था ना, 132 में से 90 को उड़ा दो, कितने बच गए 42, ठीक है। चलो भाई, तो ये 42 हो गया, ये वाला आपके पास पता है 90 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, ये 90 ये 42, ये कितना बच गया 48, तो ये 48 ये भी 48, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, TIR हो रहा है ना, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ नहीं, इस वाले पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 48। क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लॉक BC के लिए क्रिटिकल एंगल पूछा है, तो ये यहाँ पे आया और ये इस तरह से गया है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे वो जा रहा है, तो ये वाला एंगल हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, विच इज 42। अगले हम कहता है व्हाट वुड हैपन टू द क्रिटिकल एंगल इफ द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास इंक्रीजेज, रिमेंबर इट, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली critical angle basically directly depends on the temperature, so if you increase the temperature critical angle will also increase, याद रखना है आपको, ठीक है ना। अभी इसका डेरिवेशन नहीं है आपके पास 12th क्लास में। आइए क्वेश्चन नंबर हम 79 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा, नॉर्मल सी क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा जाता है ये ब्लॉक ऑफ मास 3 kg बोला है ना, 30 kg नॉट 3 kg 30 kg इज पुल्ड अलोंग अ स्लोप constant speed by applying a force of 200 parallel to the slope and AB calculate the force of friction offered by the surface। अभी हमने ऊपर जो कराया था ना इंक्लाइन प्लेन वाला, वैसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। पहले आप ये वाला वर्क डन निकाल लीजिए, तो वर्क डन कितना हो गया मेरे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया 200, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3, तो कितना हो गया 600 जूल, टोटल वर्क डन कितना हो गया 600 जूल, ठीक है। दूसरे में कहता है हमें तो फ्रिक्शन फोर्स ने कितना, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ है, बस हमें वो निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ वो अभी पता चल जाएगा, पहले ना दोनों के बीच में
कितना आपने वर्क डन किया दोनों जगह। यहाँ पे वर्क डन अगर हम डायरेक्टली इसको ब्लॉक को ऊपर लेकर जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता विच इज अगेन दैट इज इक्वल टू ऑफ कोर्स नो डाउट वर्क डन। तो उसके लिए होता हमारे पास mgh, m के जगह 30 kg है, g के जगह पे 10 ले लो अप्रोक्सीमेटली करने के लिए, और h के जगह हाइट हो गया आपके पास 1.5, तो कितना हो गया 15 × 45 450 जूल। तो डिफरेंस कितना आया 150 जूल। इसका मतलब फ्रिक्शन को ओवर करने के लिए हमें जो वर्क डन लगाना पड़ा होगा, है ना, हमें जो वर्क डन लगाना पड़ा होगा वो आपके पास कितना हो गया 150। तो उसके लिए फोर्स कितना होगा, सो वर्क डन है ना ये 150, ध्यान रखिए हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 150, जो एक्स्ट्रा हमें ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया 150 डिवाइडेड बाय में एस के जगह कितना दे रखा है 3, तो कैंसिल कर देंगे तो 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो हमने लगाया है फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए। बिल्कुल क्वेश्चन को समझना है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन है, नॉर्मल सी बात है भाई, क्वेश्चंस का नाम ही है आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो अगर वो लेवल अप करेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा कॉम्पिटेंसी नाम देने का, समझ रहे हो। चलो इसकी बात कर लेते हैं फटाफट। इसमें कहा जाता है रोलर डायमीटर 2 दे रखा है, अप्लाइंग फोर्स कर रहा है F1 F2, कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स इज 20 न्यूटन, इसका भी कंपेयर करना मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस, ठीक है। तो रेशियो निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मतलब टॉर्क नंबर 1 और टॉर्क नंबर 2 का रेशियो निकालना है। टॉर्क नंबर 1 का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क नंबर 2 का भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले वाले का फोर्स भी 20, दूसरे वाले का भी फोर्स भी 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है। चलो और ये वाला हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले वाला फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगा, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये उठकर इसके ऊपर आ जाए, तो उसके लिए इसका पाइवटेड कहाँ पे पॉइंट है ये वाला, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायमीटर कितना 0.2, टॉर्क नंबर 1। टॉर्क नंबर 2 के लिए ऐसे जा रहा है फोर्स, तो यहाँ पे पाइवटेड है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस हो गया, तो 0.1, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो हो गया 2/1 विच इज 2:1। यहाँ पे कई बार डायरेक्शन मेंशन करना होता है, टॉर्क का ध्यान रखना, यहाँ पे टॉर्क का ना डायरेक्शन जरूर मेंशन करना, ये इधर जा रहा है तो ये भी हो गया आपके पास क्लॉकवाइज, और ये भी उधर ही जा रहा है तो ये भी हो गया आपके पास क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसके जगह पे टॉर्क नंबर 1 की जगह क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, या फिर दोनों में आप माइनस माइनस भी लगा सकते हो, नो डाउट दे विल गेट कैंसल्ड आउट बिकॉज वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द रेशियो, राइट। तो आप नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों फोर्सेस को क्लॉकवाइज बोले, दैट्स इनफ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब से आगे वाले जो क्वेश्चन है थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 80 तक जो कंप्लीट करवाया, रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी डाउट आता है वो इस नंबर पे भेजते रहिए, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन का डाउट लेकर जाते रहिए। हाँ नंबर भूल गया मैं, 525669, ठीक है भाई। चलो तो इसे भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।